अब देखो अगला देखो, जो मुझको बदनाम कर रहे हैं काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। तो देखिए इसमें पर्दा का मतलब है रहस्य। तो देखो इसमें फिराक गोरखपुरी क्या कह रहे हैं कि शायर ने निंदकों पर प्रहार किया है, जो निंदा करते हैं निंदकों पर इसमें प्रहार किया है। क्या कहा है कि जो संसार में कुछ लोग उसे बदनाम करना चाहते हैं, ऐसे जो निंदक हैं, तो कवि कामना करते हैं कि केवल ये बात समझ सके कि मेरी जो बुराई इस संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उससे खुद उनकी कमियां ही उजागर होती हैं। जो मेरी बुराई करता है तो उसे उनकी खुद की कमियों के बारे में पता चलता है, वो उजागर होती हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपना पर्दा खोल रहे हैं, कि मेरी निंदा कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो वो अपने व्यवहार के बारे में खुद यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो निंदक किसी की बुराइयां जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उससे उनकी अपनी खुद की कमियां है ना वो स्वयं ही प्रकट हो जाती है। इस प्रकार वे अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। और निंदक वे लोग होते हैं जो अकारण दूसरों की कमियों को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, और ऐसे लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं। और कवि भी कुछ लोगों को इसलिए सचेत करना चाहते हैं क्योंकि जो लोग कवि को बदनाम करना चाहते हैं उन्हें इतना समझना चाहिए कि इस कार्य से वे अपने रहस्य भी दूसरों को बता रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कवि के विरोधी उसकी कमियों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उसकी बदनामी हो जाए। अब देखो अगला देखो, ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। तो देखिए कीमत यानी मूल्य और अदा यानी चुकाना। अदा यानी चुकाना, कीमत यानी मूल्य, और बदरुस्ती ए होशो हवास का मतलब होता है विवेक के साथ। विवेक के साथ तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। दीवाना यानी प्रेमी, और सौदा करने वाले चाहने वाले, प्रेम करने वाले। तो देखो इसमें जो फिराक गोरखपुरी हैं उन्होंने प्रेम की कीमत अदा करने के बारे में बताया है कि कवि क्या कहते हैं कि यह कीमत भी अदा कर रहे हैं हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, कि हम पूरे विवेक के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। पूरे होशो हवास, पूरे विवेक के साथ हम तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा कर रहे हैं। तेरा सौदा करने वाला दीवाना भी होले हैं, और हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, इसके लिए हम दीवाना बनने को भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वह समाज की नज़रों में क्या होता है, पागल होता है। तो देखो इसका अर्थ है कि किस मतलब किसी चीज़ को खरीदना, यहाँ ये प्रेम की कीमत अदा करने से संबंधित ही है एक तरह से। कवि प्रेम की कीमत अदा करने की इसमें बात कह रहे हैं। अगला देखो कि तेरे गम को पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो देखिए इसमें कवि प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहते हैं, क्या कहते हैं कि तेरे गम का पासे अदब है। पासे अदब का मतलब होता है लिहाज, यानी कि सम्मान का भाव, और दुनिया यानी संसार है, ख्याल यानी होता है ध्यान। तो देखो इसमें कवि क्या कहते हैं, अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, मुझे तुम्हारे गम का, तेरे गम का पासे अदब है, तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूँ परंतु मुझे क्या है, संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हूँ, कि यदि मैं हर जगह तुम्हारे दिए दुख को सबके सामने गाता फिरूं तो दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम करेगी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस पीड़ा को अपने हृदय में छिपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। तो देखो बच्चों आशय ये है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट
नहीं करते। मतलब अपने मन में प्रिय की विरह वेदना के प्रति पूर्णतः सम्मान है इसमें। कवि को सांसारिकता का ख्याल है क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है और अपने प्रेम को बदनाम नहीं होने देना चाहता। कवि अपने प्रेम को दुनिया के लिए मजाक या उपहास का विषय नहीं बनाना चाहता, इस कारण वह चुपके चुपके रो लेता है। और वह कौन कवि प्रेम की विरह से पीड़ित है, उसे संसार की प्रवृत्ति से भी भय है, वह अपने वियोग को चुपचाप सहन करता है ताकि बदनाम न हो। अब देखो आगे देखिए, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। तो देखो इसमें कवि क्या कह रहे हैं, फितरत का मतलब बच्चों होता है स्वभाव, और कायम का मतलब होता है स्थापित करना। और यहाँ है तवाजुन, तवाजुन का मतलब होता है संतुलन, तवाजुन संतुलन। और आलमे हुस्न, आलमे हुस्नो इश्क, इसका मतलब होता है प्रेम और सौंदर्य का संसार। आलमे हुस्नो इश्क का मतलब होता है प्रेम और सौंदर्य का संसार। अब देखिए इसमें कवि ने प्रेम की प्राप्ति का उपाय बताया है। क्या बताया है कवि ने कि फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। कवि कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। कि जो प्रेम और सौंदर्य का संसार में संतुलन कायम है, और इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं। देखो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है वह उतना ही प्रेम पाता है। तो देखिए बच्चों, कवि ने प्रेम के स्वभाव को स्पष्ट किया है, और कवि ने प्रेम और सौंदर्य के लिए खोने और पाने में संतुलन की बात की है इसमें, कि प्रिय को पाने का एकमात्र उपाय क्या है, खुद को यानी कि प्रेमी के प्रति समर्पण भाव, अहम को छोड़कर प्रेमी के प्रति समर्पित होना, यही प्रेम का सच्चा भाव है, सच्चा अर्थ है। अब देखो, आबोताब अशआर ने पूछा, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। तो देखो आबोताब अशार का मतलब होता है चमक दमक के साथ। आबोताब अशार चमक दमक के साथ। आंखें रखे हो का मतलब होता है देखने में समर्थ हो, आंखें रखो हो देखने में समर्थ हो। और जगमग का जगमगाना होता है, और बेत का मतलब होता है शेर। मोती रोले का मतलब होता है आंसू छलकाना, मोती रोले हैं आंसू छलकाना। तो देखो इसमें कवि ने अपने काव्य सृजन का आधार अपनी व्यथा बताई है। क्या कहा है कवि ने कि आबोताब अशआर ने पूछो, तुम भी आंखें रखे हो। कवि कहते हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है ना, उस पर फिदा मत हो। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए कि ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, कि ये मेरे शेरों में जो चमक है वो मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहते हैं कि कवि की जो पीड़ा है उसके काव्य में दर्द भरकर उभर आया है। यानी कि कवि ने विरह को काव्य सृजन का आधार बताया है। इसमें कवि अपनी शायरी की चमक की बात कर रहा है कि हर बात को पढ़ने से, शायरी को पढ़ने से अच्छा उसके विवेक से हर बात को समझना, मर्म को जानना चाहिए। क्योंकि कवि इस शेर में अपनी विरह की वेदना व्यक्त करते हुए कहते हैं। अब आगे देखो,
ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू में फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। तो देखो इसमें कवि अपने प्रियजनों की यादों का बखान करते हुए कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में। अंजुमन में का मतलब होता है शराब की महफिल। अंजुमन में का मतलब होता है शराब की महफिल, और रिंदों का मतलब होता है शराबियों को। रिंदों का मतलब है शराबियों को, और गर्दू का मतलब होता है आकाश, फरिश्ते हैं देवदूत, और बाबे गुनाह का मतलब होता है पाप का अध्याय। बाबे गुनाह है पाप का अध्याय। तो देखो बच्चों, इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है। कवि क्या कहते हैं कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को। कवि कहते हैं कि हे प्रिय, तुम वियोग के समय में इस तरीके से याद आते हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, कि जिस प्रकार शराबियों को शराब की महफिल में किसकी याद आती है, शराब की याद आती है। और रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाहे गुनाह जग खोले हैं। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में, फरिश्ते देवदूत और गर्दू आकाश में, कि जिस प्रकार देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। मतलब भाव यह है कि शायर अपनी प्रिया प्रेमिका को बहुत ही शिद्दत से याद करता है। ये याद ठीक वैसे है जैसे शराब खाने में शराबी को शराब की याद आती है। और रात के समय देवदूत आकाश में सारे संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं। इसमें कवि शराब खाने में शराबियों की दशा का वर्णन करता है। यहाँ उसे शराब की बहुत याद आती है। अब देखो बच्चों, कि सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो देखो सदके का मतलब होता है कुर्बान। सदके, कुर्बान और फिराक कवि का नाम है ही। और एजाज सुखन का मतलब होता है बेहतरीन काव्य। एजाज सुखन बेहतरीन काव्य। तो देखिए, और पर्दा यानी चरण है, इसमें पर्दा यानी चरण है, कविता। तो इसमें कवि अपने शेर में शायर अपनी शायरी पर ही मुग्ध है। फिराक क्या कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, कि कवि की आवाज पर मुग्ध होकर लोग क्या कहते हैं कि हे फिराक, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजल बोले हैं। तो इन गजलों के शब्दों से हमें मीर कवि की गजलों की सी समानता दिखाई पड़ती है। भाव यह है कि कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान उत्कृष्ट है। मतलब कवि इसमें अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। और फिराक अपनी शायरी पे कुर्बान है। फिराक की शायरी प्रसिद्ध शायर मीर से प्रभावित है। कवि के प्रशंसकों ने कहा भी है कि उससे कविता की सुंदरता कहाँ से उड़ा ली। मीर की गजलें बोले का भाव यह है कि कवि फिराक गोरखपुरी की गजलों और सुप्रसिद्ध शायर मीर की गजलों में पर्याप्त समानता सी है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुमने मीर की गजलें कहाँ से, मतलब तुम्हारी जो गजल है वो उसमें मीर की सी गजल का सा भाव दिखता है। आया बच्चों समझ में ये गजल आप लोगों को? तो देखिए, ये हमने रुबाइयाँ और गजल पढ़ी। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं हम। ज़्यादा है नहीं इसमें, 4-5 क्वेश्चन हैं जो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा,
शायर राखी के लच्छों को शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? शायर घर घर जाकर नहीं, घर से ही बच्चों को पढ़ाएं, पैसों के साथ टाइम भी बचाएं, वॉइस पे पढ़ाओ। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? देखो कि शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह कहकर ये बताना चाहता है कि सावन मास में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इन दिनों जोरदार बारिश होती है और बादलों में जिस तरह बिजली चमकती है उसी प्रकार बहनें चमकती राखी भाई के हाथों में बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन एक मधुर प्रेम का बंधन है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है। राखी के लच्छे उसी संबंध का प्रतीक हैं। अब देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप कि खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? तो देखो खुद का पर्दा खोलने से कवि का आशय है स्वयं की बुराइयों या कमजोरियों को प्रकट करना। कवि के अनुसार जो व्यक्ति उनकी बुराई करता है वह जाने अनजाने संसार के सामने क्या करता है? अपनी ही कमजोरी प्रकट करता है। दूसरों की निंदा करते करते व्यक्ति कब अपने राज बता देता है उसे स्वयं को पता नहीं चलता है। तो यह है खुद का पर्दा खोलना। अब नंबर तीसरा देखो, किस्मत हमको रोलेवे हैं, हम किस्मत को रोले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। तो देखो कवि को निराशा के क्षणों में ऐसा लगता है कि किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कवि कहता है कि असफल होने पर मैं किस्मत पर रोता हूँ और किस्मत मुझ पर मतलब मुझे उदास देखकर रोती है और वह मेरे लिए कुछ सार्थक नहीं कर पाई। इस प्रकार मैं और किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे की असफलता, अभावों और विवशता पर रोते हैं। ये देखो अगला देखो बच्चों, टिप्पणी करें गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। देखो गोदी का चांद अर्थात बच्चा होता है जो माँ को हर्षित करता है और गगन का चांद बच्चे को यानी कि गोदी के चांद को हर्षित करता है। प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चांद के समान सुंदर और प्रिय होता है और बच्चे को चंद्रमा आकर्षित करता है, वह उसे अपने हाथों में लेना चाहता है। इस प्रकार दोनों के मध्य प्रेम और आकर्षण का संबंध है। अब ये देखो सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो देखिए रक्षाबंधन एक मधुर बंधन है। सावन में रक्षाबंधन आता है और सावन को जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से होता है और भाई बहन के मन में प्यार की भावनाएं होती हैं। अब देखो कविता के आसपास तो बस बच्चों ये हो गए, इसके क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये आपको रुबाइयाँ और ये गज़ल समझ में आ गई होंगी। और फिर भी नहीं आए तो एक बार आप इस वीडियो को फिर से देख लेना। फिर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर से हम समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।